हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में आज मैं शुरू कर रहा हूं क्लास 8th का अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे पहले। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। पूरी की पूरी जो प्रश्नावली 1.1 है, इसके सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम क्या है, परिमेय संख्याएं। अगर आपको ये समझना है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं। अगर ये तीनों आप समझते हो तब आप परिमेय संख्याओं को समझ सकते हो अच्छे से। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर पहले मैंने क्या लिखा है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो वो नंबर जो हम नेचुरली, यानी कि जो हम गिनती सीखना चालू करते हैं बचपन में नेचुरली, वो कहाँ से सीखते हैं, 1 से। तो वो नंबर जो हम नेचुरली सीखते हैं, प्राकृतिक रूप से सीखते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है प्राकृत संख्या। और गिनती आप हमेशा 1 से सीखते हो बचपन में, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है ना, इस तरह से। और कहाँ तक जाता है, ये अनंत तक जाता है, यानी इन्फिनिटी तक। तो जो ये नंबर हैं जो 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 4, और इनका कोई अंत नहीं है, अनंत तक ये चलते जा रहे हैं, इनको बोला जाता है प्राकृत संख्या। ये अनंत का निशान है, यानी कि इन्फिनिटी का निशान है, ठीक। तो ये कौन सी संख्याएं हुई, ये संख्या हो गई प्राकृत संख्याएं, जिनको बोला जाता है नेचुरल नंबर। और इनको सूचित किया जाता है कैपिटल एन से, ठीक है ना। आपको याद रखना है, इनको किससे डिनोट या सूचित किया जाता है, कैपिटल एन से। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। इनको सूचित किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। ये क्या होते हैं, देखो, इन्हीं में अगर आप जीरो और ऐड कर दो, यानी कि यहाँ पर जीरो लिखो, 0 1 2 3 4, ऐसे करते हुए कहाँ तक चले जाओ, कहीं तक भी, मतलब कोई अंत नहीं, अनंत तक। तो ये नंबर क्या बन जाएंगे, पूर्ण संख्या। ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्राकृत संख्या थी उसमें 1 से लेके अनंत तक था, और यहाँ पर भी वो 1 से लेके अनंत तक है, बस फालतू क्या आ गया यहाँ पे, 0, ठीक है ना। यानी कि सारे के सारे जो यहाँ पर प्राकृत संख्याएं थी वो यहाँ पर आती हैं, ठीक है, साथ में 0 और आ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं जितनी भी हैं सबकी सब पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है, 0 जो है वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होती है, ठीक है। आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। चलो, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, देखो, यहाँ पर आप 0 लिखो, इसके बाद 1 2 3 4 अनंत तक लिख दो, ठीक है ना, कहीं तक भी। अब जो आपने इधर लिखा, इन्हीं का ऋणात्मक लिख दो। ऋणात्मक मतलब इनका माइनस साइन के साथ, ठीक है, यानी कि -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ऐसे करते करते कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक जाओगे आप माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो चीज़ें हैं ये धनात्मक हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं। ये जो चीज़ें हैं ये ऋणात्मक हैं, यानी कि नेगेटिव हैं। और जो 0 होता है, ना तो ये धनात्मक होता है ना तो ये ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये कैसी हैं, धनात्मक, ये कैसी हैं, ऋणात्मक, ठीक है। 0 कैसा होता है, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक। तो जब इसमें माइनस के भी नंबर आ जाते हैं, ऋणात्मक नंबर भी यहाँ पर आ गए, तो इनको हम बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। कौन से नंबर है ये, पूर्णांक। यहाँ पर ये पूरे पूरे नंबर होंगे, मतलब कि जैसे 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, ये सब यहाँ पे नहीं होगा। 1.5 हो गया, 1.25 हो गया, 1.25, ये सब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पूरे पूरे नंबर होने चाहिए, इसलिए इनको बोला जाता है पूर्णांक, मतलब पूरे पूरे अंक, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, प्राकृत संख्या 1 से लेके स्टार्ट हो रही है, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट हो रही हैं, और पूर्णांक जो है इसमें 0 भी आ रहा है, धनात्मक पूर्णांक भी आ रहे हैं और ऋणात्मक भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि ये क्या चीज़ें हैं, ये जो भी हैं ये धनात्मक हैं, इनको हम बोलेंगे धनात्मक। इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है पॉजिटिव। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव। और ये जो चीज़ें हैं ये ऋणात्मक हैं, माइनस का सिंबल है यहाँ पर, ठीक है। कैसी हैं ये, ऋणात्मक। और इंग्लिश में इनको बोला जाता है नेगेटिव। यहाँ पे -v लिखने का मतलब है नेगेटिव, ठीक है। तो इतना आपको अगर समझ में आया, तो अब हम बात कर सकते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे मैंने परिमेय संख्या की परिभाषा में लिखा है, ऐसी संख्या परिमेय
संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख पाएंगे, जहाँ पर p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए और जो q है यानी कि जो नीचे वाला है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जितना सारा यहाँ पे मैंने लंबा चौड़ा लिखा है इसको आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। ये बस समझाने के लिए लिखा है कि भाई जो भी परिमेय संख्या होगी उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली क्या है कि जो p है वो एक पूर्णांक होना चाहिए, दूसरी क्या है जो q है वो भी एक पूर्णांक होना चाहिए, और तीसरी क्या है कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है ना, p/q में, तो हम बोलेंगे वो परिमेय संख्या है। नहीं होती हैं तो हम बोलेंगे नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इसका उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे आप समझो, आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ 4/5 क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये p/q की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। p/q क्या बवाल है, मतलब जो ऊपर है वो p है, देखो ऊपर कौन है p, तो जो भी ऊपर है उसको आप p समझोगे, और जो नीचे है वो q, तो नीचे जो भी है उसे q समझोगे। तो p और q समझ में आ गया क्या चीज़ है। अब आप ये तीन कंडीशन चेक करोगे कि क्या p एक पूर्णांक है, p की वैल्यू आ रही है 4, ठीक है, तो 4 एक पूर्णांक होता है। क्या q एक पूर्णांक है, q की वैल्यू या मान कितना है 5, तो ये भी एक पूर्णांक है। क्या नीचे वाला 0 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम बोलेंगे 4/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछे क्या -2/3 एक परिमेय संख्या है, तो आप ऊपर देखोगे कितना आ रहा है -2, यानी ये p की वैल्यू हो गई, और नीचे जो आ रहा है वो q की वैल्यू हो गई, ठीक है। क्या -2 पूर्णांक है, क्या होना चाहिए पूर्णांक, बिल्कुल है, ठीक है ना। -2 एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक माइनस में भी होते थे। यहाँ पे देखो जो पूर्णांक होते थे वो ऋणात्मक भी होते थे ना, -2 भी होता है इसमें। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। क्या q पूर्णांक है, बिल्कुल है। नीचे वाला 0 तो नहीं है, नहीं है। मतलब -2/3 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछे कि चलो ठीक है ये बता दो कि क्या 3 एक परिमेय संख्या है, क्या 3 एक परिमेय संख्या है। अब आप इसको कंपेयर करने जाओगे p/q से, तो यहाँ पे ऊपर वाला तो नज़र आ रहा है, नीचे कुछ है ही नहीं। जब नीचे कुछ नहीं होता है तो हम 1 लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। 3/1 का मतलब 3 ही होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब कंपेयर करो, तुलना करो, ये क्या p, ये क्या हुआ q। क्या 3 एक यानी जो p है वो एक पूर्णांक है, बिल्कुल है। क्या 1 एक पूर्णांक है, बिल्कुल है। क्या नीचे वाला 0 तो नहीं है, नहीं है। तो मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। अब आपसे कोई पूछ ले कि 5/0 क्या ये एक परिमेय संख्या है, आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि जो q है नीचे वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो 0 हो गया, ठीक है ना, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा 5/0 तो नहीं है, लेकिन आपसे सिर्फ 0 दिया हो, सिर्फ आपको 0 दिया हो, और अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये एक परिमेय संख्या है, आप बोलोगे है। आप क्या बोलोगे, हाँ ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि जो 0 है उसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हो। भाई 0/1 का मतलब 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0 है यानी शून्य है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर वाला है p वो 0 है, नीचे वाला q कितना है 1, और कंडीशन में ये बोला गया था कि q 0 नहीं होना चाहिए, p तो हो सकता है ना 0, तो p 0 है, कोई टेंशन नहीं। q 0 नहीं होना चाहिए था, q 0 नहीं है, q 1 है। तो शून्य भी एक परिमेय संख्या होता है। चलो इतना अगर आपको क्लियर हुआ, तो अब आपसे ऐसे पूछा जाए कि अंडर रूट के अंदर आपको 3 दे दिया जाए। अंडर रूट के अंदर यानी वर्गमूल बोलते हैं इसको, ठीक है। वर्गमूल के अंदर आपको 3 दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अब आप में से हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हों कि जैसे यहाँ पर 5 था, कुछ नहीं नीचे था तो 1 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही इसके नीचे भी तो हम 1 लिख सकते हैं, तो फिर ये परिमेय संख्या क्यों नहीं हो पा रही। ये भी तो p/q की फॉर्म में आ गई। देखो p/q की फॉर्म में तो आ गई, लेकिन यहाँ पर p की वैल्यू देखो जरा एक बार, यहाँ पर p की वैल्यू √3 आ रही है, यानी कि वर्गमूल में 3 आ रही है। q की वैल्यू ठीक है 1 आ रही है, 0 नहीं है। तो यहाँ पर p कितना आया √3, यानी
वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, मैंने अभी जब आपको पूर्णांक पढ़ाए थे तो क्या यहाँ वर्गमूल में कोई नंबर पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था, तो इसीलिए यहाँ पर ये वर्गमूल में आ गया, तो ये पूर्णांक ही नहीं रहा। अगर p पूर्णांक नहीं है तो भले वो p/q की फॉर्म में लिखा हो, परिमेय संख्या नहीं होगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे वर्गमूल के अंदर 4 है, वर्गमूल के अंदर 4 है, अब बताओ कि क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे हाँ ये परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये नहीं है वर्गमूल में होने के बाद, ठीक है, तो इसके नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि जो वर्गमूल 4 है इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वर्गमूल 4 का मान होता है 2, अगर आपने वर्गमूल पढ़ा है तो। ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी समझा देता हूँ हल्का सा। ठीक है, तो जिसका मान निकल जाए ऐसे, ठीक है, कहाँ पर? एक पूर्णांक में। ठीक है, तो वो मतलब परिमेय संख्या होगी, और इसका मान नहीं निकलेगा √3 का, तो ये नहीं होगी। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है कि अगर वर्गमूल में दिया होगा कुछ, वर्गमूल में दिया होगा कुछ, तो परिमेय संख्या होगी कि नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखो यहाँ पर कि अगर वर्गमूल के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो फिर ये जो चीज़ है सारी की सारी ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो ये अपरिमेय होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा? अपरिमेय। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग का मतलब ऐसी चीज़ जो किसी का स्क्वायर करने के बाद आए, किसी नेचुरल नंबर का। जैसे आप 1 का वर्ग निकालो, स्क्वायर करो। 1 के वर्ग का क्या मतलब होता है? 1 × 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 का वर्ग निकालोगे, ठीक है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग निकालोगे तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग निकालोगे तो 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग निकालोगे तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये संख्याएं आ रही हैं जो किसी का वर्ग करने पे आई हैं, 1, 4, 9, 16, 25, इसके आगे भी आप जाओगे बहुत सारी मिलेंगी, इनको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं इनको? पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो जब भी पूर्ण वर्ग संख्या ऐसे वर्गमूल में होंगी, वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 1, ठीक है, तो इसका आंसर तो 1 ही आ जाएगा। अगर वर्गमूल के अंदर 4 होगा तो 4 किसका स्क्वायर था? 2 का, मतलब वर्गमूल 4 2 होता है। इसी तरह से वर्गमूल के अंदर 9 होगा तो यहाँ पर कितना? 3 हो जाएगा। तो मतलब अगर ये वर्गमूल में ऐसी संख्याएं आ रही हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है, तो वो परिमेय बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब इसी तरह से अगर देखो यहाँ पर वर्गमूल 1 आया, वर्गमूल सीधा फिर 4 आ गया, 1 और 4 के बीच में 2 और 3 छूट गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 2 और 3 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं था, 3 भी और 2 भी, तो ये अपरिमेय हो जाएंगी, परिमेय नहीं होंगी, ये परिमेय नहीं होंगी। ठीक है, जबकि अगर हम इनको रूट में रख दें तो परिमेय होंगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना, वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय, पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखो आगे हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि यदि a और b परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पर a और b जहाँ जहाँ लिखा है आप उसको समझोगे कि a एक परिमेय संख्या है और b भी एक परिमेय संख्या है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो अगर a और b परिमेय संख्या हैं तो a + b भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, मतलब कि 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे जब आप, ठीक है, a भी एक परिमेय संख्या है, b भी एक परिमेय संख्या है,
तो इनको जोड़ने पे भी परिमेय संख्या आएगी। जैसे 5 एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, 5 और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8, 8 भी क्या होगा एक परिमेय संख्या होगा। तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका जो योगफल आता है वो भी परिमेय होता है। इसी तरह से अगर हमारे पास a और b हैं जो कि परिमेय संख्याएं हैं और हम a माइनस बी करेंगे तो वो भी एक परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे कि यहाँ पर फिर से 5 माइनस 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाने पे भी परिमेय संख्या ही आती है। आप कोई सी भी परिमेय संख्याएं घटा के देख सकते हो। इसी तरह से जब हमारे पास दो परिमेय संख्याएं और उनका गुणनफल निकालें तो वो भी परिमेय संख्या आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 4 है, आप इसको 2 से गुणा कर दो तो 4 दूनी 8, 4 एक परिमेय संख्या थी, 2 भी एक परिमेय संख्या थी, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसी तरह से अगर हमारे पास a बाई बी है, यानी जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ तभी परिमेय होगा जब b 0 के बराबर ना हो, ठीक है ना। यहाँ पर बराबर के निशान को मैंने से काट रखा है, इसका मतलब है b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है, जैसे 4/2 हो गया, ये परिमेय हो जाएगा, 4/3 है, ये भी परिमेय होगा, लेकिन मान लो 4/0 आ गया, ये परिमेय नहीं होगा, ठीक है। तो ये तभी परिमेय होगा जब नीचे 0 ना आए, ठीक है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर, तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से देखो एक बात हमें समझ में आती है, ठीक है। एक गुणधर्म होता है संवृत्त। संवृत्त का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं परिमेय संख्याओं की बात करूं तो अगर दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है तो हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब भी हम योग निकाल रहे हैं परिमेय संख्या ही आ रही है, तो परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्या होती हैं, संवृत्त होती हैं, ठीक है। व्यवकलन यानी माइनस घटाना, ठीक है ना, व्यवकलन का क्या मतलब होता है घटाना। व्यवकलन के अंतर्गत भी परिमेय संख्याएं संवृत्त होती हैं, गुणन के अंदर भी होती हैं, लेकिन भाग के अंदर नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाली कंडीशन आ जा रही है ना, हमेशा तो नहीं होंगी, 0 वाले पे नहीं होंगी, तो इसीलिए भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत्त नहीं होती हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर योग, व्यवकलन और गुणनफल होता है, क्योंकि ये हमेशा परिमेय आ रहा है। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। इसके बाद जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है क्रम विनिमेयता, इसको बोलते हैं कॉमुटेटिविटी, ठीक है, या फिर कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कॉमुटेटिविटी। तो क्रम विनिमेयता का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप क्रम बदल दो तो उत्तर पे फर्क ना पड़े। जैसे कि मान लो मेरे पास है 3 जमा 2, तो 3 जमा 2 5 होता है, 3 जमा 2 कितना होगा 5। अब मैं क्रम बदल देता हूँ, मैंने पहले 3 लिखा था, 3 बाद में लिख देता हूँ, मैंने बाद में 2 लिखा था, 2 पहले लिख देता हूँ, क्रम बदल दिया तो 2 और 3 अभी भी कितना रहेगा 5 रहेगा। मतलब क्रम बदलने पे यहाँ पे उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब मैं योग निकाल रहा हूँ, यानी कि जोड़ रहा हूँ, ठीक है। यानी कि a जमा b बराबर होगा b जमा a के। तो इसका मतलब है कि जो योग है वो क्रम विनिमेय है। क्यों? क्योंकि क्रम बदलने पे योग के जो उत्तर आ रहा है, योग का आंसर आ रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम बोलेंगे योग क्रम विनिमेय है। एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4 जमा 8, ये कितना हुआ 12। अब मैं योग का क्रम बदल देता हूँ, 8 पहले लिख दूँ और 4 बाद में लिख दूँ, 8 और 4 अभी भी कितना रहेगा 12। तो मतलब दोनों चीज़ें एक ही उत्तर दे रही हैं, तो क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए हम बोलेंगे कि जो योग है वो क्रम विनिमेय है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। गुणन की बात करते हैं। जैसे मान लो a इंटू बी है, ये हमेशा बराबर होता है b इंटू मतलब गुणा a के। जैसे कि 4 गुणा 3 कितना आएगा 12। आप यहाँ पर क्रम बदल दो, 3 पहले लिखो 4 बाद में लिखो, यहाँ पर 4 पहले है, यहाँ पर 3 पहले है, तब भी आंसर कितना आएगा 12। तो जब आपने क्रम बदला, तो उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आप चाहे जैसे देख लो, कोई और एग्जाम्पल लेके भी कोई भी उदाहरण लोगे तो गुणन जो होगा हमेशा क्रम विनिमेय रहेगा। मतलब कि क्रम बदलने पे गुणन का जो उत्तर आता है, जो गुणनफल आता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो गुणन क्रम विनिमेय है, ठीक है। इसके बाद अगर हम व्यवकलन निकालेंगे यानी घटाएंगे a में से b, तो ये हमेशा b माइनस a के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे आप 3 में से, इसकी बात कर रहा हूँ मैं,
ठीक है। आप 3 में से 2 घटाओगे तो आपको उत्तर मिलेगा 1, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 में से 3 घटाओगे तो उत्तर मिलेगा ऋणात्मक 1 यानी कि माइनस का 1। तो ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहे हैं, ये दोनों तो उत्तर अलग अलग आ गए यहाँ पर, ये कुछ और ये कुछ और। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि जो व्यवकलन होता है, ठीक है, वो क्रम विनिमेय नहीं होता है, क्योंकि a माइनस बी बराबर नहीं आता है b माइनस ए के, ठीक है। इसी तरह से जो भाग है वो भी आप चेक कर लेना, ये भी क्रम विनिमेय नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं व्यवकलन और भाग क्रम विनिमेय नहीं है, ठीक है। तो आपको क्रम विनिमेयता यानी कॉम्यूटेटिविटी समझ में आ गई। तो अब इस प्रॉपर्टी को आप याद रखोगे, क्वेश्चन में काम आएगी। अगला क्या है, साहचर्यता, जिसे हम सहचारिता भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या होती है, जैसे मान लो मैंने लिखा a जमा बी जमा सी, और मैं a और b को पहले जोड़ूं, जो उत्तर आएगा उसमें c जोड़ूं, या फिर मैं b और c को पहले जोड़ूं, जो उत्तर आएगा उसमें a जोड़ूं, या फिर a और c को ही पहले जोड़ लो, जो उत्तर है उसे बाद में b में जोड़ो, तीनों चीज़ें बराबर रहेंगी। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एसोसिएटिविटी यानी कि सहचारिता। मतलब किसको पहले साथ में ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कब, जब आप योग की बात करते हो और गुणन की बात करते हो, ठीक है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ योग और गुणन में लगती है, ठीक है, भाग और व्यवकलन में नहीं लगती है, आपको याद रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ 2 जमा 3 जमा 5, यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ लिखूँ 2 जमा 3 2 जमा 3 जमा 5, और मैं पहले इनको जोड़ूँ, ठीक है ना, 2 और 3 को, पहले मैं किसको जोड़ूँ, 2 और 3 को, तो 2 और 3 कितना हुआ 5, जो उत्तर है उसमें ये 5 जोड़ूँ तो कितना आंसर आएगा 10 आएगा। इसी तरह से आप पहले इन दोनों को जोड़ लो, 5 और 3 कितना 8, जो उत्तर है उसमें 2 जोड़ो, अभी भी कितना आएगा 10। तो मतलब पहले आप इन दोनों को जोड़ रहे हो या फिर इन दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप शुरू का 2 और 5 पहले जोड़ लो, 2 और 5 7, फिर 3 जोड़ो तब भी 10। तो मतलब कि यहाँ पर हम किसको एक साथ पहले ले रहे हैं, ठीक है ना, किसको एक साथ पहले ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे इन दोनों को पहले लो फिर इसको लो, या फिर इन दोनों को पहले लो फिर इसको लो। तो इस गुणधर्म को बोलते हैं साहचर्यता या फिर सहचारिता भी बोला जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा गुणन में भी ये प्रॉपर्टी काम करती है, ठीक है। जैसे कि हम अगर गुणा करें, ठीक, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 गुणा 3 गुणा में 4, और यहाँ भी लिखूँ 2 गुणा में 3 गुणा में 4, ठीक है। अब अगर मैं पहले इन दोनों को गुणा करूँ तो 2 तियाँ 6, फिर 4 को गुणा करूँ, जो आंसर आए तो 6 चौक 24, या फिर पहले मैं इन दोनों को गुणा करूँ, 4 तियाँ 12, फिर इसको 2 गुणा करूँ, कितना 24। तो दोनों चीज़ें बराबर ही होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी साहचर्यता लागू होता है, ठीक है, गुणन में भी। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। भाग में लागू नहीं होता, घटा यानी कि व्यवकलन में भी ये लागू नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये सहचार्यता यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वितर्कता, ठीक है। इसके हिसाब से क्या होता है, मान लो कि अगर a, b और c परिमेय संख्याएं हैं, अगर a, b और c परिमेय संख्याएं हैं तो हम कह सकते हैं कि a ब्रैकेट के अंदर अगर b जमा c लिखा है तो यहाँ पर जो बाहर a है, ठीक है, इसको आप b से गुणा करो, a गुणा b क्या हो जाएगा ab, ठीक है, प्लस 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 हुआ, फिर a को c से करो क्या हो जाएगा ac। मतलब कि आपने a को b और c में बांट दिया, वितर्क कर दिया, ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वितर्कता। इसी तरह से यहाँ भी आप कर सकते हो, a गुणा b ए बी माइनस फिर a गुणा c ए सी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, मान लो मेरे पास यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है x जमा 3, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 गुणा x कितना हो गया 2x, और फिर 2 गुणा 3, ठीक है, प्लस में क्या ले सकता हूँ 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितना होता है 6, तो डायरेक्ट आप लिखो 2 गुणा 3 6। तो ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिख दिया y माइनस में मान लो z लिख देता हूँ मैं, ठीक है, क्या लिख देता हूँ z।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा वाई, कितना वाई हो गया 3y, फिर यहाँ माइनस 3 गुणा जेड, कितना हो गया 3z। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसके उल्टे को भी यही बोलेंगे, मतलब कि अगर हमें पहले से ये लिख के दिया हो, अगर कोई हमें पहले से ये लिख के दे दे तो मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में से 3 हटा सकता हूँ, तो यहाँ y बचेगा, यहाँ पर z बचेगा, 3 हटा दिया। ठीक है, वापिस से ये आ गया, मतलब इससे ये जाना या फिर इस चीज़ से वापस यहाँ पे आ जाना। ठीक है, दोनों ही प्रॉपर्टी दोनों सेम है, दोनों को हम क्या बोलेंगे, वितर्कता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। अब देखो जो आगे हमें सीखना है वो है योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। ठीक है, योज्य तत्समक को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और गुणात्मक तत्समक को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपको याद रखना है कि जो योज्य तत्समक होता है वो होता है शून्य यानी कि 0। ठीक है, जो ये शून्य है यानी कि जो 0 है इसको हम क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक। और जो 1 है इसको हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। तत्समक का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है परिमेय संख्याओं के लिए शून्य योज्य तत्समक है। तत्समक का ये मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं योज्य तत्समक की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मान लो मेरे पास कोई परिमेय संख्या a है अगर, तो इसमें मैं क्या जोड़ूं, मतलब किसका योग निकालूं इसके साथ कि जो नंबर आए वो सेम रहे, बदले नहीं। जैसे यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a रहे, कोई बदलाव ना हो इसमें। ऐसा क्या चीज़ हम इसमें जोड़ें, यानी कि किसका योग निकालें, तो हम बोलेंगे शून्य जोड़ दो भाई। a में अगर आप 0 जोड़ोगे तो a ही रहेगा। जैसे कि 5 में अगर आप 0 जोड़ते हो तो आंसर 5 आता है, 6 में अगर आप 0 जोड़ते हो तो आंसर 6 आता है। मतलब कि योज्य तत्समक का मतलब है कि किसी भी परिमेय संख्या में आप ऐसा क्या जोड़ो कि सेम परिमेय संख्या मिल जाए, कोई बदलाव ना आए। तो हम बोलेंगे भाई शून्य जोड़ें अगर हम तो संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। इसका मतलब है कि जो शून्य है वो योज्य तत्समक है, मतलब शून्य का योग किसी के साथ भी निकालोगे वही नंबर रहेगा। यही चीज़ गुणात्मक तत्समक में क्या मतलब रखती है कि हम अगर हमारे पास कोई नंबर a है तो किससे गुणा करें, क्योंकि यहाँ पे गुणात्मक तत्समक है, किससे गुणा करें कि नंबर सेम रहे, कोई बदलाव ना आए। तो हम बोलेंगे भाई 1 से गुणा कर दो। जैसे 5 है, 501, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5 हो गया। 6 है, 601, 6 को 1 से गुणा किया तो 6 एकम 6 हो गया। मतलब कि परिमेय संख्याओं के लिए 1 जो है वो क्या है, गुणात्मक तत्समक, क्योंकि 1 से गुणा करने पे संख्या वही रहती है, कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये समझ में आ गया आपको तत्समक का क्या मतलब है। तो याद रखना शून्य जो है वो योज्य तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी है, और जो 1 है वो गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। अगला हमारा है योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। इससे पहले हमने तत्समक सीखा, अब क्या है प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स और गुणात्मक प्रतिलोम को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रतिलोम का यहाँ क्या मतलब है कि जैसे एडिटिव इनवर्स की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, एडिटिव इनवर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई नंबर है मान लो a, तो मैं यहाँ पर a में क्या जोड़ दूँ, ठीक है, a में क्या जोड़ दूँ कि 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो a में अगर मैं -a जोड़ दूँ तो -a और a जुड़ के कितना हो जाएगा 0। तो a और -a एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास होता मान लो 8, इस 8 में मैं क्या जोड़ दूँ, माइनस का 8, तो +8 और -8 कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो मतलब 8 का योज्य प्रतिलोम होगा -8 और -8 का योज्य प्रतिलोम होगा 8। ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होंगे। क्वेश्चन आएगा भाई 6/5 का योज्य प्रतिलोम लिखो, तो आप कहोगे -6/5, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को अगर हम जोड़ें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो जुड़ के 0 आ जाएगा। मतलब जिसका भी आपसे योज्य प्रतिलोम पूछा है उसका ऋणात्मक ले लो। ठीक है, और अगर आपसे पूछा है -6/5 का तो आप बोलोगे +6/5। मतलब ये इसका और वो इसका, ठीक है, क्या होते हैं, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो खुद का ही योज्य प्रतिलोम हो, आप बोलोगे 0। आप क्या बोलोगे, 0। ठीक है,
जीरो में जीरो ही जोड़ो तो जीरो आ जाता है, मतलब जीरो खुद का ही योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है, यानी कि जीरो अपने ऋणात्मक के बराबर होता है। आप जीरो बोलो माइनस जीरो बोलो एक ही बात है, जीरो कोई साइन नहीं होता। ठीक है, ना जीरो ऋणात्मक होता ना धनात्मक, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, तो जीरो जीरो होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरह से जो गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर है a/b, ठीक है, कोई परिमेय संख्या है, इसको हम किससे गुणा करें कि उत्तर 1 आ जाए, ठीक है, वही इसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। तो भाई नीचे b है तो ऊपर b लिख दो, b से b कट जाएगा, ऊपर a है नीचे a लिख दो। मतलब कि यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या था a/b, हमने इसको उल्टा कर दिया, b/a लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होंगे, क्योंकि इन दोनों को गुणा करके कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, प्लस का 1 आना चाहिए। कैसे आ रहा है? b से b कट गया, b से b कट गया, a से a कट गया, एक एकम एक, एक एकम एक। ठीक है, कितना आ गया? 1। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि a/b b/a का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे आपसे पूछा गया 5/6 का बताओ, तो आप क्या करोगे? 6 नीचे है तो 6 ऊपर, 5 ऊपर है तो 5 नीचे। आपसे बोला गया है 4 का बता दो, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझ लो, तो 1 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगी क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता? तो हम बोलेंगे शून्य का, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। गुणात्मक प्रतिलोम, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, इसलिए नहीं होता क्योंकि 0 को आप लिखोगे 0/1, इसको अगर उल्टा करोगे 1/0 बन जाएगा। नीचे 0 हो नहीं सकता, क्योंकि परिमेय संख्या के लिए नीचे वाला जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम इसका उल्टा ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, इसको आप नोट कर लेना। क्वेश्चन आ जाए कि क्या कोई ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के ही गुणात्मक प्रतिलोम है? तो हम बोलेंगे 1 और -1, ये दोनों खुद के ही गुणात्मक प्रतिलोम है। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है और -1 का भी -1 ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि भाई 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, और -1 को भी -1 से गुणा करोगे +1 आएगा। गुणा करके 1 ही तो आना चाहिए ना। ठीक है, तो याद रखना 1 और -1 खुद के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। इतना ही मुझे बताना था, जो कि 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। आप शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो यहाँ पर देखो, जो प्रश्नावली 1.1 है, इसका जो पहला प्रश्न है, इसमें हमसे बोला गया है उचित गुणधर्म का उपयोग करके हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले इसके पहले पार्ट की बात करते हैं, फिर दूसरे की करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? -2/3 गुणा 3/5 जमा 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसको अगर मैं a बोलूँ, इसको अगर मैं b बोलूँ और इसको अगर मैं c बोलूँ, ठीक है, जिनके बीच में गुणा आ रही है उनको आप एक ही मानोगे। ठीक है, जमा आ गया तो दूसरा है, ये यहाँ पे गुणा है तो ये एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर a, b और c 3 अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम क्या करते हैं, a और c को एक साथ लिख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, a और c को एक साथ लिख लेते हैं। कैसे पता लगा इनको हमें एक साथ लिखना है? देखो, इसके पास 3/5 है, इसके पास भी 3/5 हमें मिल जाएगा, तो यहाँ से कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर -2/3 गुणा में 3/5 लिखा, और ये जो प्लस का 5/2 शुरू में था इसको बाद में लिख दिया, और ये जो चीज़ बाद में लिखी हुई थी -3/5 गुणा में 1/6, ये पहले लिख दिया। तो ये कौन सा गुणधर्म हुआ? देखो, अगर आपके पास a + b + c हो, ठीक है, आप पहले a b को करो, ठीक है, या फिर पहले आप b और c को करो, या फिर पहले आप a और c को कर लो बाद में b को करो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले a और c को कर लिया, b को बाद में करा। तो ये प्रॉपर्टी जो लगती थी ये सहचार्यता में लगती थी। मतलब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है, ये लिखा है सहचर्य गुणधर्म से, सहचर्य गुणधर्म से। ठीक है, सहचर्य
गुणधर्म से। ठीक है, क्योंकि साहचर्य गुणधर्म के हिसाब से पहले आप ए बी करो या फिर पहले आप बी सी करो या पहले आप ए सी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही जैसा रहता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों के पास 3/5 है, तो इनमें से हमने 3/5 निकाल लिया। ठीक है, 3/4 कॉमन लिया। ठीक है, 3/5, तो 3/5 यहाँ आ गया, तो ये चीज़ बची हुई है, यानी माइनस का 2/3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 3/5 बाहर आ गया, माइनस बचा हुआ है, माइनस इंटू 1 क्या हो गया, -1, डिवाइड बाई कितना बचा हुआ है, 6, यानी कि 1/6 तो बचा ही हुआ था, ये माइनस का सिंबल भी बचा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जमा में 5/2। अब यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, वितर्कता, तो यहाँ पे मैंने लिखा वितर्कता से। ठीक है ना, वितर्कता से। अभी जब मैंने आपको समझाया था वितर्कता, तो क्या बताया था कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है तो आप a इंटू बी ए बी और a इंटू सी ए सी ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसका उल्टा है, ठीक है, यानी कि पहले से ही आपको ए बी जमा में ए सी दिया हो, तो जो चीज़ एक जैसी है वो आप बाहर निकाल लो, दोनों एक ही बात है, दोनों कौन सी प्रॉपर्टी हैं, वितर्कता। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ एक जैसी थी, बाहर निकाल ली, यानी ये वितर्कता है। इसको अंदर ले जाओगे, ठीक है, जब इसको अंदर ले जाओगे वापस ऊपर जैसा बन जाएगा, तो मतलब यहाँ पर जो गुणधर्म आएगा वो वितर्कता आएगा। ठीक है, इतना होते ही हमारा काम बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस देखो 3/5, ठीक है, 3/5 ऐसी रहेगा। अब पहले इन दोनों का लघुत्तम लोगे, 3 और 6 का। आपको याद रखना है, जब ऐसे दो नंबर का लघुत्तम लेना हो जिसमें छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला आता हो, तो बड़ा वाला ही उनका लघुत्तम हो जाता है। तो 3 और 6 का लघुत्तम कौन हो जाएगा, 6। ठीक है, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, इसमें कितनी बार जाता है, 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा पढ़ना होता है, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार। जितनी बार पहाड़ा गया उसको ऊपर गुणा करो, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 6 एकम 6, एक बार गया, 1 एकम 1। जो चीज़ बाहर है ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, 3/5 अपनी जगह, नीचे क्या है, 6 है, ऊपर एक जैसे निशान होते तो जोड़ते हैं, -4 -1 -5। ठीक है, प्लस में कितना आया, 5/2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं। देखो ये हो गया 3/5। ठीक है, या फिर पहले काट लो। ठीक है, अगर ये कट रहा है तो ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो 1 गुणा 1 कितना हो गया, 1, और ये माइनस, फिर 1 गुणा 2, 2 हो गया, और बाहर कितना बचा हुआ है, 5/2। ठीक है, नीचे वाला एक जैसा है तो एलसीएम वही आएगा। जब नीचे एक जैसा हो तो ऊपर जो है वैसे लिख दो, जब नीचे एक जैसा हो तो। 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 4। नीचे कितना है, 2। 4/2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है ना, 2 एकम 2 दूनी 4। तो अब इसका आंसर आएगा 2। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो जो इसका अगला पार्ट है, इसमें हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर 2/5 गुणा -3/7। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको अपने दिमाग में समझो कि ये ए है। फिर यहाँ पर जो है -1/6 गुणा 3/2 ये बी है, और यहाँ पर जो है 1/14 गुणा 2/5 ये सी है। तो पहले हम साहचर्य गुणधर्म का यूज करेंगे और साथ साथ में लिखेंगे ए और सी को। ठीक है, क्योंकि इसके पास 2/5 है, इसके पास भी 2/5 है, जो एक जैसा हो पहले उनको एक साथ लिख लो। ठीक है, और गुणधर्म कौन सा होगा, साहचर्य। ठीक है, जब हम ऐसे करते हैं कि इसको और उसको साथ में ले रहे हैं तो साहचर्य चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 2/5 गुणा में क्या है, -3/7। इसको किसके साथ लिखा, इसके साथ। तो जो चीज़ यहाँ है उसको बीच में ले आओ। यहाँ पर क्या है, 1/14 गुणा में 2/5, और फिर जो चीज़ बीच में है उसको किनारे पे रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1/6 गुणा में क्या है, 3/2। ठीक है, कौन सा गुणधर्म यूज किया हमने, साहचर्य से। हम यहाँ लिख सकते हैं साहचर्य गुणधर्म से। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, क्या चीज़ एक जैसी है इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या चीज़ एक जैसी है, 2/5। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो जो चीज़ एक जैसी है वो कॉमन ले लो। ठीक है, तो 2/5 उभयनिष्ठ है दोनों में। ठीक है, बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, -3/7।
यहाँ से 2/5 बाहर है तो क्या बचा, +1/14। और यहाँ क्या बचा हुआ है देखो, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बाहर लिया है, जो ये चीज़ एक जैसी उसे कॉमन लिया है। ठीक है, तो कौन सा गुणधर्म हुआ, जब हम कॉमन लेते हैं तो वितर्कता। ठीक है, वितर्कता, जो चीज़ एक जैसी है आपने बाहर निकाल ली। ठीक है, वो क्या गुणधर्म हुआ, वितर्कता से। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, 2/5 बाहर, 7 और 14। जैसा कि मैंने अभी आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया कि जब छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला आता हो तो बड़ा वाला एलसीएम यानी कि लघुत्तम हो जाता है। तो इनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम क्या हो गया, 14। तो 7 दूनी 14, 2 बार पहाड़ा गया, 2 को 3 से गुणा करो, 2 3 6, फिर प्लस है तो प्लस, 14 एकम 14, एक बार पहाड़ा गया तो 1 गुणा 1 1 आ गया। बाहर जो चल रहा है माइनस में लिखते रहो। ठीक है, तो 2/5 अपनी जगह, यहाँ पर -6 + 1, निशान अलग अलग हैं, जब निशान अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। ठीक है, तो 6 में से 1 गया 5, निशान उसका लगता है जिसमें से घटाया है, 6 में से घटाया है तो निशान यहाँ पर -6 के आगे माइनस था। ठीक है, चलो इसके बाद क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं जो कट रहा है। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, कट गया। तो अब देखो यहाँ पर -1 बचा। ठीक है ना, माइनस ये रहा, -1 गुणा में 1, -1 हुआ, 7 एकम 7 हुआ, और माइनस का 1/4 हुआ। ठीक है भाई, 7 और 4 का एलसीएम निकाल लेना, ऐसे करके लघुत्तम निकाल लोगे। ठीक है, निकालना आता होगा। ठीक है, 28 आएगा, कैसे करोगे, 2 7 के पहाड़े में 7 में नहीं आता, इसके पहाड़े में 7 नहीं आता। ठीक है, 2 दूनी 4, 7 नहीं आता, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 1 1 बच गया, तो 2 दूनी 4 सत्ते 28, यानी इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, ये आपको आता होगा। चलो अब 7 का पहाड़ा 28 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 बार पहाड़ा गया तो 4 को ऊपर, 4 × -1 -4 हो गया। फिर 4 का पहाड़ा 28 में 7 बार, 7 एकम 7, 7 बार पहाड़ा, 7 एकम 7। ठीक है, कितना आ गया, -4 -7, निशान एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे, 7 और 4 11, निशान वही रहेगा, बटे में क्या 28। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 2, इसमें बोला गया है योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम मैंने क्या बताया था, जो भी नंबर है उसका ऋणात्मक लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे कि 2/8 है, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम। ठीक है ना, इसका योज्य प्रतिलोम मतलब इसमें ऐसा क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, यहाँ 2/8 है तो इसी का ऋणात्मक लिख दो, -2/8। इसी तरह से यहाँ पर -5/9 है, इसका योज्य प्रतिलोम बराबर, ये ऋणात्मक है पहले से ही तो प्लस लिख दो, माइनस हटा दो, कितना हो जाएगा, 5/9। ठीक है, माइनस नहीं था तो माइनस लगाना है, घटा का निशान, और अगर घटा का निशान है तो हटा दो। ठीक, यहाँ पर तो देखो कंफ्यूज करने के लिए दोनों जगह माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया, मतलब दिख तो रहा था दोनों जगह है, लेकिन असलियत में ये क्या चीज़ है, ये है 6/5। ठीक है ना, ये क्या है, 6/5। तो 6/5 है अगर ये, तो हम बोल सकते हैं इसका, ठीक है, इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -6/5। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह माइनस था तो माइनस से माइनस खत्म, तो ये 6/5 बचा, माइनस नहीं है, माइनस लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो नीचे माइनस एक जगह, तो इसका योज्य प्रतिलोम, चाहे ऊपर एक जगह माइनस हो या नीचे किसी एक जगह होना चाहिए, तो माइनस हटा दो। ठीक है, इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 2/9। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी नीचे है तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, एक जगह माइनस है, हटा दो, कितना, 19/6। तो ये हो गया योज्य प्रतिलोम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें हमसे बोला गया है, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में कि
पहला पार्ट है x बराबर 11/15 और दूसरा पार्ट है x बराबर -13/17। एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग पार्ट हैं। इसके लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस ब्रैकेट के अंदर -x बराबर x है। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको पहला पार्ट करके दिखा रहा हूँ। पहले पार्ट में x की जगह पर क्या रखना है, 11/15। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर उतार लो। ठीक है, LHS को पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में क्या है, इक्वल टू के जो बराबर का निशान है इसके इधर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट में लिखा हुआ है माइनस के अंदर -x, तो -x की जगह क्या पुट कर दिया, 11/15। माइनस माइनस क्या हो गया, +11/15, ये आ गया। और इसी तरह से इसका जो राइट हैंड साइड है, यानी कि इसके बराबर के बाद में क्या लिखा है वो उतार लो, और x की जगह पे क्या रखना है, 11/15। क्या दोनों जगह, लेफ़्ट और राइट दोनों जगह एक जैसी चीज़ आई, बिल्कुल। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमने वेरीफाई कर दिया, सत्यापित कर दिया इसको। ठीक है, तो ये जैसे मैंने पहला पार्ट किया है इसी तरह से आप दूसरा पार्ट कर लेना। वहाँ पे x की जगह बस आपको ये रखना है। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ें हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो प्रश्न 4 है इसमें बोला गया है गुणात्मक प्रतिलोम लिखो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। सबसे पहला नंबर क्या है, -13, तो हम लिखेंगे -13 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने क्या बताया था कि इसको हम किससे गुणा करें कि ये 1 हो जाए, मतलब इसको उलट देंगे। तो -13/1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/-13। माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इसको उलट देना है। इसी तरह से इसका गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 19 ऊपर 13 नीचे। ठीक है, माइनस को आप ना भी लिखो नीचे, ऊपर ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि 19 ऊपर और 13 नीचे। ठीक है, तो ये हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, इसी तरह से 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/1 यानी कि 5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो, पहले इसको सॉल्व कर लो। 5 तियाँ कितना हो गया, 15, 7 अट्ठे कितना हो गया, 56, माइनस माइनस हो गया प्लस। इसका ठीक है गुणात्मक प्रतिलोम कितने के बराबर आ जाएगा, 56 नीचे है तो ऊपर लिख दो और 15 ऊपर है तो नीचे लिख दो। ठीक है, इतना आ गया। इसी तरह से यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लो। -2 × -1 प्लस का 2 हो गया, 2 × 2 माइनस माइनस प्लस, नीचे आ गया 5। इसका गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 5 ऊपर 2 नीचे, 5 ऊपर और 2 नीचे। इसी तरह से -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, कितना हो जाएगा, -1 ही रहेगा, क्योंकि -1 और +1 का गुणात्मक प्रतिलोम सेम होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, -1/1 लिखा, उल्टा किया तो 1/1 हुआ। ठीक है, माइनस ही रहेगा तो -1 ही आ जाना है। ठीक है, आप कैसे भी सोच सकते हो। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई कि गुणधर्म का नाम लिख दो। जो भी गुणधर्म यहाँ पे यूज हुआ है गुणन में, उसका नाम लिखो। तो यहाँ पर क्या है, -4 × 5, यानी इस नंबर को, ठीक है, ये जो नंबर था इस नंबर को 1 से गुणा किया। ठीक है, यहाँ पर भी उसी नंबर को 1 से गुणा किया, सेम नंबर आया। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी नंबर को 1 से गुणा किया जाए तो वही नंबर रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि जो 1 होता है वो गुणात्मक तत्समक होता है। एक गुणात्मक तत्समक, ठीक है, एक गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, एक गुणात्मक तत्समक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, कि एक को किसी नंबर से गुणा करो तो सेम नंबर रहता है।
ठीक है ना। एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, जो चीज़ पहले है, जो चीज़ पहले है वो देखो बाद में लिख दी गई, और जो चीज़ यहाँ बाद में थी वो चीज़ पहले लिखी गई है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि अगर हमारे पास a गुणा b था तो हमने इसको b गुणा a लिख दिया। ठीक है, a गुणा b था तो b गुणा a लिख दिया। हमने क्या किया, क्रम बदल दिया, जो पहले था वो बाद में, जो बाद में था वो पहले। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है क्रम विनिमेयता। ठीक है, क्रम विनिमेयता। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर देखो क्या है, जो ये नंबर है इसी को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब कि अगर हमारे पास a बाई बी था तो हमने b बाई ए से गुणा किया, कितना आ गया, 1। तो हम इसे क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, क्या है ये, गुणात्मक प्रतिलोम। जब मैंने आपको अभी पढ़ाया था, अगर आपने वो चीज़ सही से देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम गुणात्मक प्रतिलोम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक है, तो पहले -7/16 का व्युत्क्रम निकालो। -7/16 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि उल्टा। चाहे आप गुणात्मक प्रतिलोम बोलो या व्युत्क्रम बोलो, एक ही बात है। तो -7/16 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, -16/7। ठीक है, 16 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखो, मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि 6/13 जो है इसको गुणा कर दो। 6/13 को क्या कर दो, गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, इसके व्युत्क्रम से। और इसका व्युत्क्रम कितना आया है, ये रहा। तो इससे इसको गुणा कर देंगे हम, इससे इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे भाई। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो 16 × 6 कितना हुआ, 96। ठीक है, माइनस है, 13 सत्ते कितना होगा, 91। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बताइए कौन से गुणधर्म से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, ये ब्रैकेट में है, को ब्रैकेट के अंदर 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये a है, अगर a तो ये क्या हो जाएगा, b गुणा c। यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है ना, यहाँ ब्रैकेट लगा है, मतलब b और c ब्रैकेट में है। इसको हम किसके बराबर अभिकलित कर रहे हैं, 1/3 गुणा 6। यानी कि हमने क्या कर दिया, a और b को पहले ब्रैकेट में बंद कर दिया और बाद वाले को रहने दिया, 4/3 को। यही तो कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लास्ट के 2 हैं ब्रैकेट में और यहाँ पे शुरू के 2 ब्रैकेट में हैं। तो इसको हम कौन सा गुणधर्म बोलते थे, इसको हम बोलते थे साहचर्य गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म बोलते थे, साहचर्य गुणधर्म। जब मैंने भी आपको गुणधर्म पढ़ाया था तो ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसी तरह से जो 8वां क्वेश्चन है, प्रश्न 8, उसमें बोला गया है कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हम जानते हैं संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। मतलब कि कोई भी संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम को अगर आप गुणा करते हो तो कितना आता है, 1 आता है। तो इन दोनों को गुणा करके देखते हैं कि 1 आता है कि नहीं। ठीक है, अतः ठीक है, इनको गुणा करके देखते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है -1 सही 1/8। इसको गुणा करनी है, क्या करनी है, इसको गुणा। इससे अगर 1 आया तो ये दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होंगे, और अगर 1 नहीं आया तो नहीं होंगे।
पहले तो इसको मिश्र भिन्न से बदल लो, ठीक है। यहाँ पर 8 एकम 8, ये मिश्र भिन्न में दिया गया है, पहले इसको बदल दो। 8 एकम 8 और 1 कितना हो गया 9/8, ठीक है, यानी कि इतना हो गया। और गुणा में क्या है 8/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना आया 1 एकम 1, नीचे भी 1 एकम 1 और यहाँ माइनस का है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई -1, जबकि होता कितना है गुणनफल, गुणनफल होता है +1, कितना होता है +1। तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पर तो -1 आ गया, 1 के बराबर तो आना चाहिए था, इसे नहीं आया, तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। आप लिख लेना गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जैसे प्रश्न 8 था वैसे ही प्रश्न 9 है। इसमें बोला गया 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है क्या, क्यों अथवा क्यों नहीं, मतलब है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अगर इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम है तो इन दोनों को गुणा करके कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो आप चेक करके देख लो पहले, यहाँ पे क्या है 3 सही 1/3, इसको अगर हम इससे गुणा कर रहे हैं और 1 आ गया तो मतलब ये गुणात्मक प्रतिलोम होंगे एक दूसरे के, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 3 तिया 9 और 1, ठीक है ना, इसको पहले इसमें गुणा करते हो, जो आता है ऊपर जोड़ देते हो। तो 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया 10/3। और यहाँ पर जो 0.3 है ये हटाओगे तो 1 लगेगा, उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0, 1 अंक है तो 1 0, यानी कि 3/10 हो जाएगा ये, ठीक है भाई। तो 10 से 10 गया, 3 से 3 गया, सब कुछ कट गया, मतलब कितना आया होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया, तो हम बोलेंगे 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 1 है, ठीक है। तो ये आप लिख लेना। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। इसमें हमें लिखना है, पहले पार्ट में क्या बोला गया है, पहले पार्ट में हमसे बोला गया है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ठीक है। हमें क्या लिखना है, हमें ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे, इसके उत्तर में हम लिखेंगे 0, यानी कि 0। शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, आपको याद रखना है। अगला क्या है, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। जब मैंने आपको गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ाया था, गुणात्मक प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 1 और -1 अपने ही व्युत्क्रम के समान होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, इसका भी आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। 0 लिखो या फिर -0 लिखो, ठीक है, 0 लिखो या फिर -0, यानी कि ऋणात्मक लिख दो इसका, दोनों का मतलब 0 ही रहता है, ठीक है, क्योंकि 0 ऋणात्मक या धनात्मक नहीं होता, 0 सिर्फ 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं जो प्रश्न संख्या 11 है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास। देखो जो प्रश्न 11 है इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला क्या है, शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम होता ही नहीं है, तो हम लिखेंगे शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, ठीक है ना, कोई भी नहीं होता। अगला क्या, संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है, तो हम बोलेंगे 1 तथा -1, ठीक है, ऋणात्मक 1 खुद के ही क्या हैं, ये खुद के ही व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। अगला क्या है, -5 का व्युत्क्रम कितना है, ये हो जाएगा -1/5, भाई इसको उलट दोगे, ठीक है। अगला क्या है, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x हो जाएगा x/1, ठीक है ना, x/1 का क्या मतलब हुआ x, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, जो नीचे आ रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो उन्होंने पहले ही बता दिया। अगला क्या है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या, ठीक है, ये तो शुरू में ही बताया था, परिमेय गुणा परिमेय क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक। अगला क्या है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या होगा, धनात्मक, धनात्मक का व्युत्क्रम क्या होता है, धनात्मक ही होता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गई। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।